बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सब? ओके, गुड। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल। आज के जो हमारे लेक्चर्स का इंट्रोडक्शंस होगा, साइंटिफिक सोशल रिसर्च प्लान a very important role in our efforts to advance technology, knowledge in wealth. Number two, research help us create new knowledge and develop proper tool for the use of existing knowledge. Not only does it enable researcher practitioners to diagnose problem, research also provide evidence for policy and decisions on social economic development. Learning objective. At the end of these sessions, participants will be able to recognize the benefit of engaging social scientific research, define what is research, list the major characteristics of research proposal, describe step of conducting a research scientific or social research. Prepare a brief summary of research proposal. Describe the main component of research report. What is research? Research is a systematic collection, analyzing, and interpretations of data to answer a certain questions or solve a problems. Characteristics of research. Its demand a clear statement of the problems. It required clear objectives and a plan. It is not aimlessly looking for something in order to come across of solutions. It builds on existing data using both positive or negative finding. New data should be systematically collected and analyzed to answer the organized research objective. कि रिसर्च में सबसे पहले कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। टॉपिक से रेलिवेंट हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स में हम क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं कि अगर हम इस पे काम करें, इस पे काम करने के बाद जो मेन टारगेट हमारे रिजल्ट्स का अचीवमेंट है वो किस पे होनी चाहिए। फिर उसके पास वो जो रिज़ल्ट होगा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे, उसकी फाइंडिंग पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसी तरह से जब हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोजल के बारे में, रिसर्च प्रपोजल है क्या? द मीनिंग ऑफ प्रपोजल सजेस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट रिसर्चर प्लान टू डू इन फ्यूचर्स, कि एक रिसर्चर अपने फ्यूचर में क्या करना चाहता है। रिसर्च प्रपोजल layout of the problems for researcher describe exactly how to research will be conducted and outline in precise detail the source, both factual or instrumental, the researcher will be achieve द डिज़ायर रिज़ल्ट। जब भी हमने रिसर्च प्रपोजल की बात करनी है कि रिसर्च प्रपोजल में हमने एक प्लान देना है कि हमारे पास जो रिसर्च प्रपोजल है वो हमारे थीसिस का है। थीसिस में हम नेक्स्ट 2 सेमेस्टर में, अगर हम एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, कि नेक्स्ट 2 सेमेस्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव हैं उस ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट हम कैसे करेंगे, हमारे पास मेथोडोलॉजी कौन सी होगी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी टूल यूज़ होंगे, हमारे पास स्टडी का रेशनल ऑफ द स्टडी क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे। जैसे कि आप ये देखेंगे कि ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू
going to do, rationale of the research, objective of the research, methodology, expected outcome. इसी तरह से जब हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल में कि हमारे पास कौन सी ऐसी मेन टारगेट है, होना चाहिए कि आउटलाइन ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, statement of the significant problem, review of related study, discussions to the procedures, method of the data collection and analysis, note about the study limitations. A good research proposal should be consist in first 3 chapters, कि कोई भी एक अच्छा रिसर्च जो प्रोजेक्ट है वो 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, सेकंड चैप्टर में लिटरेचर रिव्यू है और थर्ड चैप्टर में मेथोडोलॉजी। मीनवाइल के हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर उसका रिसर्च को लिटरेचर से कनेक्ट करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम होगा, फिर उसमें जो प्रॉब्लम की डेफिशिएंसी जिस पे हम रिसर्च करना चाहेंगे उस पर हम कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे, ये हम 1 2 3 थर्ड चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह से जब हम एक डायग्राम में इसको शो करने की कोशिश की है, तो डायग्राम में देखेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। कि अगर आप इस पिक्चर्स को देखें कि 11 पॉइंट है हमारे पास। 11 पॉइंट में सबसे पहला जो है कि ऑब्जर्वेशन ब्रॉड एरिया, हमारे पास एक रिसर्च का जो इंटरेस्ट है आइडेंटिफाई करेंगे, वो एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। उसमें फिर हमारे पास क्या होगा कि हम उसकी स्टडी करेंगे लिटरेचर में। सेकंड स्टेप में एक बड़ा टॉपिक, एक बड़ा एरिया, बड़ा प्रॉब्लम्स एक ब्रॉड लेवल का है, उसमें हमने रिसर्च की, स्टडी की लिटरेचर से, फिर प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये स्कूल सेक्टर्स की हैं, ये कॉलेज सेक्टर्स की हैं, यूनिवर्सिटी सेक्टर्स की हैं, टीचर्स की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, जो सोशल इशू है जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम फोर्थ में चले जाएंगे। फोर्थ स्टेप में हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उस वेरिएबल की क्लैरिटी आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसके जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, उन वेरिएबल की अचीवमेंट के लिए हाइपोथेसिस कंडक्ट कराएंगे। फिर इन हाइपोथेसिस के लिए साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन, उन साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन के बाद हमारे पास जो 7 स्टेप होगा वो डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस का है, यानी कि चैप्टर नंबर 4। इसके बाद हम उसकी डिस्कशंस करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे। जब हमारे पास डिस्कशन हो जाएगी उसके बाद क्या कर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, रिपोर्ट प्रेजेंटेशंस करेंगे, मैनेजेरियल डिस्कशंस मेकिंग। हमारे पास रिसर्च प्रपोजल जब भी हम प्रोसेस करते हैं अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च के हवाले से, तो हम उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्लान तरतीब देते हैं कि हमारे पास ये टॉपिक है, उसमें कमी पेशी हो सकती है कि वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जब डिस्कशंस में आता है वो कितना अथेंटिक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेजरेबल हैं या नहीं हैं, ये हम सारी चीज़ें नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च। Selecting a research topic, review of literature of existing informations, developing a research proposal, implementations of study. Implementations of the study में data collections, data processing and analysis, interpretations of the results, final report writing, presenting the results, scientific presentations and meetings, seminar, workshops and conference, and presenting for administrators and policy makers. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि जब भी हमने रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट करना है, जो हमारा मेन टारगेट है कि हमारा रिसर्च टॉपिक है। रिसर्च टॉपिक पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च टॉपिक क्या है। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को हम ब्रीफली आगे देखते हैं। अब हमने देखना है कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक का क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग आर रिसर्च टॉपिक रेलिवेंस हो और
अवॉइडेंस और एविडेंस और डुप्लीकेशंस का। इसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक यू चॉइस शुड बी priority problems, questions to be asked including how, who, why, who, what's the why, which shapes, depth in the problems, who is affected, who serves in the problems, audience of duplications. Before you decide, be crying out of the studies. It is important that you find out whether this suggested topics has been investigated before, either within the proposed study area or in another area with similar conditions. If the topic has been researched, the result should be revised to explore whether major questions that desire further investigations remains unanswered. If not, another topic should be chosen. लिटरेचर्स रिव्यू। लिटरेचर्स रिव्यू हमने कैसे करना है कि हमारे पास एक टॉपिक सिलेक्शंस होगी। अब हमने व्हाई इज इम्पोर्टेंट टू रिव्यू already available informations when preparing a research. It's present you from duplicating work that has been done before. It helps to find out what others have learned and reported to the problems you want to study. These may assist in the refining your statement of the problems. It helps you to become more familiar with the various research methods that might be used in your studies. It should provide you with concerning argument for why you preparing a research project. Learning what you know and unknown. Learning your field knowledge was developed history, showing your understanding your field, confirming your own research worthwhile, explaining how knowledge is developed over time, justifying your research, identify how you know make contributions। कि जब भी आपने एक लिटरेचर रिव्यू क्या है जो पहले से एग्जिस्ट है, पब्लिश्ड मटेरियल है, वो आपके टॉपिक को सपोर्ट करेगा कि फ़लाँ जगह पे स्टडी हुई, उसके ये रिजल्ट्स हैं। उस स्टडी से रेलिवेंट आपने कुछ उसके प्रीवियस एरर मिस्टेक्स देखी हैं, उन मिस्टेक्स को आपने सॉल्यूशंस निकाला है, उन सॉल्यूशंस में आपने अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन करना है, जस्टिफिकेशंस देनी है कि किस तरह से आपकी जो कंट्रीब्यूशन है इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हमने ये देखेंगे कि पॉइंट नंबर 3 यानी कि सी, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। Title of the research: Introductions, Research Objective, Research Hypothesis, Methodology, Work Plan for utilizing and dismissions of research results, Reference Appendix. C. Development of the research proposal. Title of the research proposal. Title of the research proposal. A good title should be short, accurate. अब हमने टाइटल की बात करनी है। टाइटल यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो शॉर्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, कि वो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ही शुड बी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्लियर टू रीडर्स, कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस टॉपिक के, उस प्रॉब्लम्स को अचीव करने के ऑब्जेक्टिव्स वो क्लियर हों, इम्प्लीमेंट होने चाहिए populations पे। It is important to specific what populations will be investigated and where it will be conducted। कि जो हमारे पास टॉपिक है उसके लिए पॉपुलेशंस इन्वेस्टिगेटेड कहाँ पे हैं और उसको हम किस तरह कंडक्ट करेंगे।
अब ये देखें कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ई बर्डिंग अडॉप्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स। हमारे पास ये टॉपिक है, लाइक फॉर एग्जांपल्स इज देयर रेलिवेंट, हमने लिटरेचर्स कोलेक्ट करना है। इंट्रोडक्शंस जैसे कि हमने लास्ट में ये देखा था, ये टाइटल इंट्रोडक्शन, अब इन सबको स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अब बी पार्ट है इंट्रोडक्शंस का, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। दिस सेलेक्शन शुड convince the readers for the relevance of the studies. It should provide enough background data for an outsiders to understand these different aspects of the problems. अब यहाँ पे आप देखिए ना कि जो रीडर है वो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि उस प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से, द डिफरेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रॉब्लम्स एंड द context in which is occurs. You review of available literatures and report should further studies way to important problems of the importance issues not only in your own work area but probably also beyond. अगर हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करें, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए? अचीविंग गोल, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर द गोल टू बी अचीव बाय द रिसर्चर. Why should research objective be developed? The formulation of objective will help us to focused on the study, avoid the collection data which not strictly necessary for understanding to solve the problems you have identified. Organized to the study is clearly defined part or phases. Probably formulations specific objective will be facilitate to dwell to your research methodology and will help to orient of data collection, analysis, interpretations, and utilizations of data. How should you state of objectives? अब हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स देखें कि एग्जाम्पल में क्या है, यूज फैक्टर्स एंड सिस्टम्स, factors that influence e-boarding utilizing among government scoring officials in Pakistan public sectors. अब पाकिस्तानी पब्लिक सेक्टर्स में हमने बात करनी है कि आइडेंटिफाई करेंगे द वेरिएबल्स दैट मे इन्फ्लुएंस टू अडॉप्ट ई बोर्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जामिन कर रहे हैं, एग्जामिन द फैक्ट, इधर हमारे पास एक्सप्लोर करेंगे उस जो हमारे पास एनालाइज फ्रेमवर्क में उसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टू एग्जामिन इफ सम फॉर द वेरिएबल दैट मॉडरेटिंग टू मॉडरेट अफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, यहाँ पे हम उसके दो अफेक्ट के रिलेशनशिप्स को मेयर करेंगे। ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए हम नेक्स्ट अपनी डेटा कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। The use of theoretical framework of the research proposals. The theoretical framework play an important role in guidance. The entire purpose of the research study theory is considered in order to explain, predict to master phenomena, relationships, events, or behaviors. It may instance we are consulting module of reality. The theories may generalizings about observations and consisting of an interrelated coherent sets of ideas and modules. Having examined the different kind of variable that could operate in the situations and how relationships among those can be established, it is now possible to see how we can develop a conceptual models and theoretical framework of our research. If the framework is logical sounds,
and sustainable by previous research studies. There is a strong probability is that the partitioner hypothesis involving in the framework will be supported. कि जब भी हमने फ्रेमवर्क की बात करनी है, अपनी मेथोडोलॉजी को देखना है, तो हमने प्रीवियस रिसर्च से हेल्प लेनी है कि किसी रिसर्च में अगर ये काम हो चुका है, हम उसको यहाँ पे साइटेशंस से उसको कोट कर देंगे. The variable considers relevant to the studies should be clearly defined. The conceptual model that describes the relationships between the variables in the model should be given the clear explanations of why we expect these relationships to exist. The conceptual framework is used in research to outline possible course of actions or to present perfect approach to an idea and thought. The theoretical frame elaborate the relationships among a variable, explain the theory underlying those relations who are described and natures and directions of the relations. Next, the theoretical framework provide a logical base developing suitable hypotheses. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल हैं थीरीज इम्प्लाइज एंड थ्योरेटिकल्स. Unified theory to acceptance by used and technology UTAUE. अब यहाँ पे ये थ्योरी थी, उसको हमने कोट कर दिया कि 2003 में विकोर्सिट एट ऑल ये कह रहे हैं. अब एन इंफॉर्मेशन सिस्टम आईसी से क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रेमवर्क टू असेसिंग इंडिविजुअल इंटेंशंस टू यूज एन आईसी टेक्नोलॉजी. अब हमारे पास ये था कि हमने अपनी लिटरेचर्स से इनको कोट कर रहे हैं कि 2000 में डोनल ने क्या कहा, एल्गोरा ने क्या कहा, विंकोर्स ने क्या कहा, एक्स वाई जी के कौन से ऑथर्स इसके बारे में क्या क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं. ये जो हमारे पास जो उनके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो मेजर टर्म्स हैं, यहाँ पे हमने उनको डिफ़ाइन करना है. जो भी हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक से रेलिवेंट हमने प्रीवियस लिटरेचर्स को कोट कर रहे हैं. अब हम यहाँ पे एक मॉडल बनाएंगे कि हमारी स्टडी को कौन सा मॉडल कौन से वेरिएबल अफेक्ट करते हैं, कौन से अफेक्ट नहीं करते. जैसे कि जेंडर है, एज है, एक्सपीरियंस है, कि जब भी हमने यूज़ बिहेवियर, परफॉर्मेंस, एक्सप्लेनेटरी, अफेक्ट, कि जब भी हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को जेंडर जो मेल एंड फीमेल में डाटा है, एज वाइज है, वो कितने फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, इसी तरह से एक्सपीरियंस वाइज हैं. अगर हम इस मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास ये एक सिस्टम्स हैं कि हमारे पास एक टॉपिक है, टॉपिक के कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अलग है, इंफॉर्मेशंस का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अलग है. तो हम एक स्केच बनाएंगे जिससे डिस्क्रिप्शंस में शो हो जाएगा कि हमारा जो टॉपिक है उसकी क्लैरिटी. एक मेजर टॉपिक है, मेजर टॉपिक में 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट के आगे नेक्स्ट फैक्टर हैं. इसी तरह से ये हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक से रेलिवेंट फैक्टर्स कितने हैं. अब अगर हम बात करें कि रेलिवेंट फैक्टर्स के हवाले से, कि हमारे पास ये टोटल जो फैक्टर्स हैं वो 7 हैं. इन 7 फैक्टर्स को हमने देखना है कि पर्सनल इनोवेशन है, एक्सपीरियंस है, सेटिस्फेक्शन है. लाइक फॉर एग्जांपल जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट होंगे आप उनको, कि हमारे पास ये हाइपोथेसिस हैं. हाइपोथेसिस हमने कहा है कि पर्सनल इनोवेशंस इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कौन से करते हैं, H1 और H2, ये हमारे पास आ गए. इसी तरह से सेकंड नंबर पे H2 भी इसको कर रहा है, H3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, राइट. इसी तरह से सेटिस्फेक्शन है, H5 कर रहा है, 6 कर रहा है, 7 कर रहा है. कि जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है सिर्फ ये दूसरा फैक्टर है जो दोनों को टच कर रहा है. इस तरह से जो तीसरा है वो सिर्फ एक्सपीरियंस को कर रहा है. कि जो हमारे पास इस
टॉपिक से रेलिवेंट ये 3 वेरिएबल थे। इन 3 वेरिएबल के नेक्स्ट यानी कि मेन पार्ट का सब और सब के नेक्स्ट ये फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेल। अब हमने ये देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल में कि रिसर्च हाइपोथेसिस कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। हाइपोथेसिस कैन बी डिफाइंड एज प्रिडिक्शंस और एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन one and more independent variables and one dependent variable outcome conclusions. A logical relationships between two or more variable expressed in the form of testable statement. Hypothesis in our word translations the problem statement into a precise, clear, predictable, and expected outcome. It must be emphasized that hypotheses are not meant to be the hyphens suggested, but it should be reflect in the depth of the knowledge, imaginations, and experience for the investigators must be based on established theories, models. Therefore, in the process of formulations hypotheses, all variables relevant to the studies should be identified. कि जब भी हमने हाइपोथेसिस बनाने हैं कि वो लॉजिकल इनका एक रिलेशनशिप्स होने चाहिए, उससे हमारे पास कोई थ्योरी कोई मॉडल डिज़ाइन होगा और वो नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करेगी जो हमारे वेरिएबल है इसकी रेलिवेंसी है या नहीं है फॉर्मुलेशंस ऑफ हाइपोथेसिस। अब एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जब भी हमने हाइपोथेसिस डिज़ाइन करने हैं, यहाँ पे हमारे पास 7 हाइपोथेसिस हैं, परफॉर्म्स कर रहे हैं, अफेक्ट देख रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, फैसिलिटिंग कंडीशंस हैं, इंफॉर्मेशन क्वालिटी है, सिस्टमेटिक यानी कि एक सिस्टम्स क्वालिटी ऑफ सिग्निफिकेंट है। जब भी हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो वो सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट की बात करेंगे कि क्या है ये इसका अफेक्ट है या अफेक्ट नहीं है। सेटिस्फैक्शंस ऑफ द सिग्निफिकेंट, जब भी हम इसके हाइपोथेसिस की बात करेंगे कि हमारे पास जो टॉपिक है उससे रेलिवेंस इसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट आते हैं या नहीं। This section summarizes the most important point of the research design including variables. मेथोडोलॉजी में हम वेरिएबल करेंगे। वेरिएबल क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स दैट विल बी इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोजेक्ट बीइंग डिजाइन डिपेंडेंट independent continuous operational definitions। अब इंडिपेंडेंट यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, डिपेंडेंट आउटकम कैसे हैं। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द स्पेसिफिक वेथर्स, इट इज़ वेरिएबल एज अ न्यूमेरिकल कंटिन्यूस डिक्रीज एंड कैटेगोरिकल ordinal and nominal variables। Operational definitions of different study variables should be clear prehearsed. The methodologies used followed for of the data collections should be described in detail. The methodology selections. This section should be include are descriptions of the study types, major study variables on which data was collected, the study population, sampling methods, and size of the samples, data collection technique used, how the data was collected and by whom, procedure, use of the data analysis, including statistic test। अब जब हमने मेथडोलॉजी की बात करनी है, मेथडोलॉजी में हमने देखना है कि हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं, उन वेरिएबल्स से रिलेटेड पॉपुलेशंस कैसी है, पॉपुलेशंस का साइज़ कैसे है, पॉपुलेशन हमने किस तरह से सिलेक्ट की, पॉपुलेशंस क्या है जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने रिजल्ट निकालना है कि उसके हमने जो पर्सन सेलेक्ट किए हैं वो किस तरह सेलेक्ट किए हैं, उसका डाटा की कलेक्शंस कैसे की है, फिर उस पर टेस्ट कौन सा अप्लाई किया है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बात की है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट में अगर हमारे पास टी टेस्ट है कि 2 वेरिएबल हैं, हम टी टेस्ट लगाएंगे लाइक फॉर जेंडर। अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं कि हम किसी की एक्सपीरियंस देख रहे हैं या हम एज वाइज या पेरेंट्स क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो
कैटेगरीज 2 से ज़्यादा हैं तो हम उस पर अनोवा अप्लाई करेंगे। राइट अब यहाँ पे है कि ऑपरेशनल रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, कि हमने जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं वो किस किस के हैं और कितनी आइटम्स हैं उसमें, कि हमारे पास अगर ये इंस्ट्रूमेंट है वेरिएबल है, इन वेरिएबल की स्टेटमेंट्स कितनी हैं, और जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, इंटरवल है, रेशो है, कौन सा स्केल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, फिर इसका रेफरेंस हम देंगे। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चनियर होगा जिससे हम डाटा कलेक्शंस करेंगे तो हम इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे एक टेबल की सूरत में। ओके अब हम करें एग्जांपल ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ गई, पर्पस ऑफ द स्टडी आ गया, पर्पस, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद रिसर्चर इंटरफेरेंस, स्टडीज सेक्शंस, जो इनका आपस में यूनिट ऑफ एनालिसिस, इंडिविजुअल सैम्पलिंग, डिज़ाइन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टाइम, ये हमारे पास आ रहा है। फिर इस तरह से हम अपनी जो डाटा है उसको देख रहे हैं, फील फॉर डाटा, गुडनेस ऑफ द डाटा, हाइपोथेसिस ऑफ टेस्टिंग, डाटा कलेक्शंस। इस तरह से जो हमारे डाटा कलेक्शंस का ये पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी होएगा, कि ये जो हमारी स्टडी है व्हाई द स्टडी इज सिग्निफिकेंट, व्हाई, डू यू नो, what will be contribute to the existing research related, what implementations your finding may have, कि जो हमारी स्टडी की अहमियत क्या है, किसके लिए बेहतर है, इसका लिटरेचर्स क्या कह रहा है, इसकी फाइंडिंग कैसे हैं, और हु इज़ द बेनिफिट, और इसका बेनिफिट क्या है। राइट इसी तरह से फिर जो हम अपना लिटरेचर उससे रेलिवेंट हम अपने रेफरेंस साइटेशंस देंगे, रेफरेंस कैसे देंगे, इन टेक्स्ट साइटेशंस कैसे देंगे, इसके लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर डिलीवर करूँगी कि हमने अगर मेंडले का यूज़ करना है तो मेंडले को हम किस तरह से जब आर्टिकल गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करेंगे, या हम एंड नोट के साथ, या हम MS वर्ड पे रेफरेंस, उसके लिए मैंने एक अलग से आपके लिए लेक्चर्स डिस्कस किया है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ओके तो अब हम लेट अस टॉक अबाउट थीसिस। थीसिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि थीसिस में क्या होता है। क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, इंट्रोडक्शंस होगा, व्हाट आर यू वांट टू डू, लिटरेचर, व्हाट अदर्स से अबाउट इट, ओके, डिजाइन, मे प्लान फॉर गोइंग इट, result, what happened when I did it, discussions, what this mean, conclusion, what I found out। राइट यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाइड किया गया है मॉडल ऑफ द रिसर्च, कि हमारे पास ये हम किस तरह से अपनी स्टडी में रिसर्च एरिया सेलेक्ट करते हैं। एरिया सेलेक्ट करने के लिए हम लिटरेचर्स, टॉपिक, रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट टू डू, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, एम्पिरिकल स्टेज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टेज। इस तरह से हमारे पास जो सिंप्लीफाई मॉडल होता है वो रिसर्च का रेडी हो जाता है। राइटिंग ऑफ द थीसिस में ओवरऑल मेन कंपोनेंट ऑफ द थीसिस में क्या होगा कि टाइटल एंड कवर पेज होगा, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस, रेफरेंस, अपेंडिक्स। या अपेंडिक्स क्या होंगे, जो हमारे पास रिसर्च का डाटा कलेक्ट करने के लिए हम टूल डेवलप करेंगे, यानी कि रिसर्च क्वेश्चनियर होंगे, वो इंटरव्यू हो सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, वो चेकलिस्ट हो सकती है, वो लिकेट स्केल बेस हो सकता है, कि वो हम नेक्स्ट फर्दर टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शंस की जब बात करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट टूल होंगे जो हमारी स्टडी को, कि किस तरह हमने अपनी स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करना है। ओके तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो मेन कंपोनेंट ऑफ द थीसिस है, चैप्टर फर्स्ट में क्या होगा, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी होगा, ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ब्रॉड ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, theoretical contributions, study limitations। Chapter number 2, literature review, past research related to studies, goal and local publications। ग्लोबल कि हमारे पास जो ग्लोबल एंड लोकल कितनी पब्लिकेशंस हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल की बात है। ओवरव्यू द थ्योरीज रिलेटेड रिसर्च सब्जेक्ट्स, at least 3 or 5 key theories,
review and citations creations. Third, methodical framework introductions, conceptual development, model theory comparison, which models are based or proposed model, proposed research model, hypotheses, independent variable, dependent variables, and moderating variables. चैप्टर 4 में मेथडोलॉजी होगी, इंट्रोडक्शन होगा, पॉपुलेशन ऑफ द सैम्पलिंग डाटा collections and sampling procedure, target samplings, population size, questionnaire design, measurement of the variable, research design, SEM, measurements models. Chapter 5, data analysis and discussions, introductions, field of data, frequency, distributions and demographics, testing goodness of the data, reliability and validity result from some analyses. Chapter 6, conclusions, introduction, discussions on result conforms to findings of the literatures, if not why, implementations of the research findings, theoretical implementations, practical implementations, policy implementations, recommendations for the further research, or limitations. Conclusions. Conclusions should be logical from our discussions to the findings, and the discussions will follow the sequence in which finding has been presented, which in turn depend on your objectives. The conclusion should be logical, follow the same orders. Recommendations should follow logical from the discussions of the findings. Recommendations may be summarized according to the group toward which they direct. For example, policymakers, stakeholders, program manager, implementations officials at different level, potential clinics, the community at the large. The proposal should indicate what report or others meaning of dismissing research findings and planned, and all the following are appropriate. This ratings this result of the studies: progress report, final report, publication, seminar, workshops, conference, discussions, and with policymakers and program managers. नेक्स्ट होगा कि appendix annexures should be continuous and additional information in needed to enable professional for following the research procedures and data analysis. Examples for informations that can be present and annexes are table refer to the text but not include in order to keep of the report short, interview schedule, questionnaires, inform constant form, institutional ethical approval of the studies. फर्दर रीडिंग्स, फर्दर रीडिंग्स में रेफरेंस लिस्ट आ जाएगी, रेफरेंस लिस्ट में ऑथर्स नेम, ईयर्स, आर्टिकल नेम, पब्लिशिंग सोर्स और पेज नंबर. Do you have any questions, please? Thank you for listening to my presentations. Thank you so much.